इस वक्त निम्मी को अपने कानों में आती हुई यह आवाज़ एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। निम्मी, उठ जा बेटा, भैया को फुटबॉल खेलने जाना है, उसे ज़रा एक कप चाय दे दे। मैं बनाकर रखाई हूँ, बस तू ज़रा गर्म करके दे दे, फिर पढ़ने बैठ जाना। पूजा घर से घंटी टुनटुनाती हुई माँ की आवाज़ आई तो संस्कृत के श्लोक रटती हुई नमिता खींच उठी और धीरे स्वर में बुदबुदाई, ओहो माँ, भैया तो अपने लिए चाय गरम करके ले सकता है ना। मेरा कल संस्कृत का टेस्ट है और मैं पढ़ रही थी। भैया तो फिर भी खेलने जा रहा है, लेकिन उससे क्या, आप तो हमेशा सारा काम मुझे ही बोलोगी, भैया को तो कोई काम करने की नहीं बोलोगी। आखिर भैया तो एक लड़का है ना जाने कैसे इतनी धीमी आवाज़ होने के बाद भी ललिता जी ने सुन लिया और पूजा घर से ही ज़ोर से कहा, हाँ, मैं तुझे ही बोलूँगी, क्योंकि तू लड़की है और कल को बड़ी होकर तुझे भी किसी का घर संभालना है। उसका क्या, वह तो लड़का है, वह भला रसोई में क्यों जाएगा। और वैसे भी लड़के रसोई का काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। उस पर भी जब उसकी बहन है तो भाई क्यों चाय गरम करके पिएगा। माँ की ऐसी तर्क का निम्मी के पास जवाब तो बहुत तगड़ा था, लेकिन अभी वह किसी का और अपना मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए अपने बड़े भाई अमन के लिए चाय गरम करने चली गई। ओहो निम्मी, तू भी क्या ये शब्द रूप धातु रूप के चक्कर में पड़कर अहम आवाम और वहम के चक्कर में पड़ी है। मैं तो कह रहा था कि अगर तू फ्रेंच या जर्मनी ले लेती तो तेरा फ़ायदा होता, लेकिन तू तो लड़की है ना, इसलिए संस्कृत लेकर बैठ गई। अमन ने चाय का कप नमिता से लेते हुए उसे चिढ़ाया। तब नमिता ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे संस्कृत में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने संस्कृत लिया है, और मेरी दोस्त प्रीति के भैया विजय भी तो उसकी रसोई में हाथ बटाते हैं, और कभी कभी तो वह खुद प्रीति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाते हैं। और तो और उन्होंने भी ऐच्छिक विषय संस्कृत लिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की संस्कृत लेती है या लड़का संस्कृत नहीं लेता है। लड़की किचन में काम करती है, लड़का नहीं करता है। सच्ची मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी मुझे किचन में काम ना करना पड़े और लोग कहें आज तुम बस आराम करो। अब तक ललिता जी पूजा घर से आ गई थीं और निम्मी की तरफ देखकर बोलीं, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, हम औरतों की ज़िंदगी में कभी आराम नहीं होता, इसलिए ऐसी ख्वाहिश रखना बंद कर दो कि कोई तुम्हें कहेगा कि तुम सिर्फ आराम करो। अरे हमारा तो जन्म ही काम करने के लिए हुआ है, हमें भला फुर्सत कहाँ। पर निम्मी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने कह ही दिया। ऐसी बात नहीं है माँ कि हमारी ऐसी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो सकती। मैं तो ऐसे ही ख्वाहिश रखूँगी और अपनी ख्वाहिश पूरी भी करूँगी, निम्मी ने दृढ़ आवाज़ में कहा और पढ़ाई करने चली गई। इस लड़की को तो कुछ कहना या समझाना भी फिजूल है। ऐसी अगजत बात कहती है कि जो यकीन करने लायक नहीं होता। हे माता रानी, मेरी गुड्डो की ख्वाहिश पूरी करना। आखिर ललिता जी के अंदर भी एक माँ का मन था, और एक माँ की ममता और माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर बरसता रहता है। तभी बच्चों के पिता विनोद जी आकर ललिता जी से बोले, आप भी अजीब हैं ललिता जी, एक तरफ तो आपने निम्मी को डांटती हैं और दूसरी तरफ उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपका दो तरह का रूप कैसे होता है। इस पर ललिता जी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मुझे आराम करने को मिले, और आज मेरी बिटिया की भी यही ख्वाहिश है। हमेशा से हम औरतों की यही ख्वाहिश होती है कि कभी हमें भी छुट्टी मिले, कभी हमारे आंचल में भी खुशियों के कुछ पल आएँ। अपने कमरे में पढ़ाई करती हुई निम्मी सोच रही थी कि माँ सही तो कह रही हैं कि उनकी भी शायद एक ख्वाहिश रही होगी, और आज निम्मी की भी यही ख्वाहिश है। और तभी उसने सोच लिया था कि मैं वह अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आराम के पल ढूंढ कर रहूँगी और अपनी ख्वाहिशों को क्रम से पूरा करूँगी। तभी प्रीति का फ़ोन आ गया और वह प्रश्न उससे डिस्कस करने लगी। उस दिन तो निम्मी ने अमन को चाय बनाकर दे दिया और फिर पढ़ने बैठ गई, लेकिन उसके मन में ये सवाल हमेशा से उठता रहा था कि अक्सर अमन बैठा रहता और अगर वह पढ़ती रहती या अपना कोई ज़रूरी काम कर रही होती, तब तो माँ मुझे
मुझसे उठकर काम करने को क्यों कहती हैं, भैया को काम करने को क्यों नहीं कहती। इसके अलावा पापा भी तो रसोई का कोई काम नहीं करते, भले ही वह देर रात तक जाग कर काम करते रहे, यहाँ तक कि बुखार रहे तो भी काम करती रहें। ऐसा क्यों होता है कि लड़के घर का काम नहीं करते और मम्मी इन सब चीज़ों को सही मानती हैं, जबकि मैं इतना पढ़ती हूँ और घर का भी काम करती हूँ तो भी अच्छा रिजल्ट लाती हूँ। मेरा तो कुछ पता भी नहीं चलता रहता और तो भी उसको इतना इम्पोर्टेंट मिलती है और प्यार भी मिलता है। क्यों? इधर अब इन्हीं पूर्वाग्रहों को लेकर धीरे धीरे निम्मी बड़ी हो रही थी और पहले से ज़्यादा जिम्मेदार भी हो रही थी। वैसे उधर अमन भी बड़ा हो रहा था, लेकिन लापरवाह और घमंडी पुरुष होने का दम उसमें बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन सब में उसकी माँ ललिता जी उसका साथ देती थी। खैर, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो निम्मी की मेहनत रंग लाई और वह बहुत ही अच्छी नौकरी में लग गई। इधर अमन भी इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। जब उसका सरकारी कॉलेज में नहीं एडमिशन हुआ तो फिर उसे डोनेशन वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ा। उस पर भी वह बड़ी मुश्किल से ही पढ़ पाता था। अमन को मेहनत करने की आदत तो थी नहीं, इसलिए ज़रा सी मेहनत होते ही वह घबरा जाता था। अमन की पढ़ाई अभी कंप्लीट होने को थी और इधर निम्मी की नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगने के बाद अब अलग तरह की बंदिशें, फिर से घर में उसे सबके विरोध का सामना करना पड़ा। निम्मी, तूने इतनी तो पढ़ाई कर ली, अब तू नौकरी भी करेगी तो फिर शादी के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। लड़के वाले ऐसे ही दहेज के लिए मुँह खोले बैठे हैं और नौकरी वाले लड़के के लिए तो और भी ज़्यादा उनके नखरे होंगे। पर माँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ और अब तो नौकरी भी करूँगी तो पैसे भी कमाऊँगी। ये तो अच्छा है ना कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी की मदद कर पाऊँगी। फिर नौकरी पेशा लड़की के लिए लड़के दहेज क्यों मांगेंगे और नौकरी वाली लड़की से शादी करने के लिए भला नखरे क्यों करेंगे। निम्मी ने अपनी माँ से छूटते ही सवाल किया, बेटा, हमारे इधर ऐसा ही होता है, अब तू ज़्यादा जबान मत लड़ा और परसों तुम्हें जो लड़का देखने आएगा उसे बोल मत दीजो कि तू नौकरी करने वाली है। निम्मी फिर से उलझन में पड़ गई कि माँ ये क्या कह रही हैं। उसे अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो चिढ़कर माँ से बोल पड़ी, आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे रिश्ते की बात चला दी, कम से कम मुझसे तो पूछा तो होता। अरे तो इसमें क्या हो गया, तेरे भले के लिए ही तो करवा रहे हैं तेरी शादी। बस तुझे अपनी नौकरी वाली बात ही तो नहीं बताने को कह रहे हैं। तुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। ये लड़की तो बस मेरी जान लेकर ही मानेगी। माँ का गुस्सा स्वाभाविक रूप से फूट पड़ा। माँ, आप जो भी कर रहे हो ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और अगर लड़के वालों की मानसिकता ऐसी है तो मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। निम्मी किंचित नाराज़गी से बोली, अब तुम ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, लड़के वाले 2 दिन बाद तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम चुपचाप उसकी तैयारी करो। माँ की डांट सुनकर निम्मी शांत तो हो गई, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल थे। नौकरी करने और आत्मविश्वास आने के बाद धीरे धीरे ज़िंदगी बदल रही थी। जैसे जैसे उसमें अंदर से बदलाव आ रहा था, वैसे वैसे ही उसका व्यक्तित्व भी निखरता जा रहा था। जब ललिता जी शादी के लिए जोर देते तब निम्मी ने साफ साफ कह दिया कि पहले वह नौकरी करेगी, उसके बाद अगर उसे कोई लड़का भाएगा तभी शादी करेगी। किसी के दबाव में आकर या किसी मजबूरी में वह शादी नहीं करेगी। उस वक्त तो ललिता जी ने कुछ नहीं कहा और अमन भी कुछ तटस्थ सा हो गया। पापा तो वैसे भी पहले भी कुछ नहीं कहते थे। आज जब निम्मी ने खुद के लिए आवाज़ उठाई और खुद के लिए स्टैंड लिया तो सबको लगा कि उसकी बातों में तर्क तो है। वैसे निम्मी कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। वह चाह रही थी कि लड़के वालों से यह बात न छुपाए जाए कि वह नौकरी करती है, बल्कि नौकरी करना, अपने पैरों पर खड़े होना तो गर्व की बात है। खैर, उसके बाद निम्मी को किसी ने नहीं रोका, कोई रोक भी नहीं सकता था। उसकी ख्वाहिशों का आसमान उसकी मुट्ठी में जो था, और अंततः निम्मी की ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी और उसने सदा अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखा था। वक्त बदलता है और वक्त के साथ किस्मत भी बदलती है, और जो कर्मयोगी होते हैं उनका तो भाग्य भी चमकता है।
ऐसा ही कुछ निम्मी के साथ भी हुआ। निम्मी की नौकरी का दूसरा साल था और इस साल उसकी किस्मत अपने आप उसके लिए बाहर लेकर आई थी। उसके ऑफिस में हवा के झोंके की तरह आया था आकाश और सभी के दिल पर छा गया। और निम्मी को कुछ ज़्यादा ही भा गया था आकाश। जब तक निम्मी से बात करता और कभी कभी उसके साथ कॉफ़ी पर भी जाने लगा था। कुछ मुलाकातों में उसने आकाश से खुलकर बात की तो पता चला उसके विचार भी बिल्कुल खुले हुए थे। हमेशा से निम्मी का ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बिल्कुल साफ था और वह स्वाभिमान को और आत्मनिर्भरता को सबसे ज़्यादा सम्मान करती थी। अब जो आकाश जीवन साथी बनकर उसकी ज़िंदगी में आया, तब उसे समझ में आया कि जो प्यार करते हैं और जो साथ निभाते हैं वह सामने वाले की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब वह अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी और पर मोहताज नहीं थी। आकाश उसे इतना प्यार करता था कि उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करने को तैयार रहता था। और सबसे बढ़कर प्रति रविवार और छुट्टी के दिन जब वह कहता, निम्मी आज तुम आराम करो और सब काम मुझे करने दो, कम से कम आज का दिन तो तुम्हारा है, तो इसे जैसे चाहें वैसे बिताओ। तो यह सुनकर निम्मी खुशी से उछल पड़ती और प्यार से आकाश के गले लगकर कहती, तुमने सच मेरी ख्वाहिशों को पंख दे दिए हैं। अब मैं अपनी ख्वाहिशों में तरह तरह के रंग भर सकती हूँ, वरना तो मुझे हर दिन एक जैसा लगता था। तुमने मेरी ज़िंदगी के कुछ दिनों में मेरी झोली में डालकर मेरी ज़िंदगी को एकदम स्पेशल बना दिया है। इस पर आकाश कहता, निम्मी तुम बहुत स्पेशल हो, क्योंकि तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए लड़ती हो और समझौता नहीं करती, और तुम में अपने सपने पूरे करने का दमखम भी है और तुम जोखिम लेने को भी तैयार रहती हो। आकाश की बातें सुनकर निम्मी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगती है, जिसकी वजह से उसे इतना समझदार सहचर मिला था जो उसके ख्वाहिशों में रंग भरने को तैयार था। बचपन से उसकी यही तो ख्वाहिश थी कि कभी कोई एक दिन ऐसा हो जब उसे कोई काम न करना पड़े और उसे अपनी मर्जी से बिताए। सच, जब मन का मीत जीवन साथी बन जाता है तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है और ख्वाहिशों का आसमान कैसे जगमग करने लग जाता है।